दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 40 है। साथ में वीडियो के अंत में एक टॉपिक भी आपका यहाँ पर पढ़ाया गया है, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। टेस्ट के साथ आप बेसिक भी तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सभी को? चलिए तो स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। चलिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। पूछा गया अधिकरण, और अधिकरण में क्या होता है आपके, हमने आपसे बताया है कि कारक चिन्ह पढ़ लीजिए। कारक चिन्ह पढ़ लीजिए, 1 नंबर तो आपका पूछा ही जाता है यहाँ पर। तो अधिकरण क्या होता है? में पर होता है। क्या होता है? में पर। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अधिकरण में पर होता है, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्न में पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? क्षमा, घटना, रीति और क्षेत्र। तो क्षमा, घटना, रीति। यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्र, जो क्षेत्र है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका क्या है? आपका पुल्लिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? और यहाँ पर स्त्रीलिंग देखना है कि दुख दिया है, गरिमा है, लेख है और स्पर्श। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, गरिमा। ठीक है। गरिमा यहाँ पर आपका क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सदैव प्रयोग जो होता है बहुवचन में होता है। हमने आपको बताया था, पिछले पार्ट में आपको पढ़ा भी दिया था कि बहुवचन और एकवचन क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विस्तार भी किया था। तो जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है ये आपका कौन सा है? तो जवाब यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा, दर्शन। याद रखिएगा, दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव हम लोग बहुवचन के रूप में ही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण बताइए। भूतकाल का उदाहरण आपसे पूछना है। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी हो गया है, क्योंकि भूतकाल में था शब्द आपको मिलता है और ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया है। तो इस कारण से जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। ये आपका यहाँ पर भूतकाल का हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का ज्ञान हो उसे हम लोग भूतकाल की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया के भेद लिखिए। 6 नंबर, क्रिया का भेद बताना है आपको कि वह खाना खा रही है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी क्रिया है, खाना खा रही है। 6 का जवाब देना है। और यहाँ पर खाना खा रही है, खाना यहाँ पर आपका कर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, सकर्मक क्रिया है। ठीक है। क्या है आपकी यहाँ पर? सकर्मक क्रिया है। ठीक है। और याद रखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया में कभी भी कर्म नहीं होता है। ठीक है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, तो इस कारण से आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरना है, 7 नंबर। और यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा, पैसे को जेब के अंदर रखो। क्या होता है भाई? अंदर ही तो होता है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, अंदर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, संज्ञा के भेद बताइए। भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर वीरता जो आपका है ये आपका कैसी संज्ञा है? वीरता संज्ञा कैसी है आपकी? तो आपने संज्ञा पढ़ा होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, है ना। तो यहाँ पर जो वीरता है कैसी है आपकी? तो आपकी भाववाचक है। ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आपको प्रत्यय लगाकर इसके कह सकते हैं विशेषण आपके बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुहावरे का अर्थ लिखिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात साथ मिलकर न रहना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर, साथ मिलकर न रहना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोहरे का अर्थ बताइए, कि उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, मोहरे का अर्थ बताइए। और यहाँ पर 10 का जवाब क्या हो जाएगा? उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब रहस्य की बात जान लेना। क्या बोलेंगे? चिड़ियों के बारे में तो होगा नहीं, चिड़िया का अध्ययन नहीं होगा, चिड़िया पालन भी नहीं होगा, तो बचा हुआ ऑप्शन कौन है? रहस्य की बात जान लेना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के भेद लिखिए। मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। यहाँ पर जो 4 शब्द है एक संख्यावाची है, और संख्यावाची के साथ साथ कह सकते हैं कि एक निश्चित संख्यावाची है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, संख्यावाची। ठीक है, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 जो कि कह दिया गया है कि 4 बिल्कुल फिक्स है। अगर यहाँ पर बोल देता कि मुझे 2-4 गज तो भी अनिश्चित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर निश्चित संख्या दी है, इस कारण से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य को सही क्रम से लिखें। 12 नंबर में यहाँ पर आपको देखो, सीता जी की इच्छा अनुसार सोने की हिरण को पकड़ने उसके पीछे भागते भागते रामचंद्र जंगल के भीतर पहुँचे। क्या हो जाएगा इसका? तो 12 नंबर में यहाँ पर देखते हैं कि क्या भरा जाएगा। सीता जी की इच्छा अनुसार रामचंद्र जी जंगल के भीतर पहुँचे, सोने की हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे भागते। ये भी आपका नहीं बन रहा है, तो सही क्या हो जाएगा? सीता जी की इच्छा अनुसार सोने की हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते भागते रामचंद्र जी जंगल के पीछे पहुंचे। यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अप्रत्यक्ष वार्ता में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को कल भी मिला था। अप्रत्यक्ष वार्ता मतलब कि अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है? आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है? तो यहाँ पर अध्यापक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑप्शन है कि अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कौन पूछा, अभी ये नहीं कह रहे कि नहीं हो गया। अध्यापिका ने बच्चों से कहलवाना चाहा कि आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है। अध्यापिका ने बच्चों से कहा कि आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि उन्हें कौन सा रंग पसंद है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष से पूछा गया था, और अप्रत्यक्ष में देखा जाए तो अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है। यहाँ पर आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आपसे पूछा है, विलोम शब्द लिखिए। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? देखो, उत्थान का मतलब होता है वृद्धि या प्रगति करना। ठीक है, तो इसका आपका विलोम हो जाएगा पतन, या कह सकते हैं कमी, या कह सकते हो उतार करना। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी गहराई का पता ना चले, जिसकी गहराई का पता ना चले उसे क्या बोलते हैं? तो जिसकी गहराई का पता ना चले उसके लिए बोलते हैं अथाह। बोलते हैं ना कि अथाह गहराई है। ठीक है, ऑप्शन 3rd हो जाएगा। अगला है पर्यायवाची, आपको बताना है विश्वास का पर्यायवाची। विश्वास का पर्यायवाची 16 नंबर का जवाब देना है। चलिए साथियों, जवाब देते रहिए। तो विश्वास का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर निश्चित धारणा, यकीन एवं भरोसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, भरोसा करना। ठीक है, देखो निश्चित धारणा, यकीन, भरोसा आज शब्द आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द दिया है शाश्वत। शाश्वत का विलोम आपको बताना है। तो शाश्वत का मतलब आपको पता होना चाहिए कि शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। ठीक है, सदा रहने वाला, एवं क्षणिक का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा शीघ्र समाप्त होने वाला। तो जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर जो कि शाश्वत का हो जाएगा आपका डी नंबर, क्षणिक, मतलब आपको कह सकते हैं कि शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाला। ठीक है, तो शाश्वत का विलोम बना क्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मोहन की बुद्धि यहाँ पर कह सकते हैं तेज है। क्या कह सकते हैं? तेज है। तो यहाँ पर आपका जवाब फर्स्ट भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य शुद्ध कीजिए।
वाक्य शुद्ध कीजिए। कह रहा है आपसे जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो घोर शब्द तो आपको होता नहीं है, इसका आपको सही करना है। तो जीवन और साहित्य का संबंध है, ये भी नहीं। अब देखो, जीवन और साहित्य का घनघोर शब्द नहीं होगा, जीवन और साहित्य का संबंधित है नहीं, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो याद रखिएगा कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी शुद्ध कीजिए, वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर दिया प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी जो सही लिखा जाएगा वो किस प्रकार से, चलिए जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन राइट, सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, प्रदर्शनी इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है जो कि गद्यांश, और गद्यांश, छोटे गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं, बड़े गद्यांश को पढ़ने के लिए आप प्रश्नों को पढ़िए और उसके आंसर ढूंढिए। ठीक है, वैसे भी आप लोग स्किप करा देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 24 नंबर, तो यहाँ पर हंसी किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए, मतलब देखो बोला जाता है कि बहुत लोग होते हैं ना हंसते नहीं हैं, तो जो हंसते नहीं हैं उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी खुशियों को भी अपने अंदर समेटे रहते हैं। हंसना जरूरी है क्योंकि हंसने से पाचन शक्ति बढ़ती है, रक्त को चलान होता है, अधिक पसीना आने लगता है। ठीक है, अर्थात सभी। तो याद रखिएगा, हम ये प्रश्न बता रहे हैं आपके लाभ के लिए कि हमेशा हंसते रहा करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी खुशी को छुपाया मत करिए। आनंद है तो आनंद को आनंद के साथ ही जीना है। ठीक है, और हंसी और आनंद में अंतर क्या होता है, हंसी और आनंद में अंतर क्या होता है, तो हंसी बाहरी खुशी है और आनंद भीतरी खुशी है। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर जरूरी था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। 26 नंबर, तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज तो दिया नहीं गया है। निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, प्रेरणार्थक क्रिया, द्वित्वात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो भाई 26 नंबर में कुछ ना कुछ आपका मिसप्रिंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया गया है। चलो 27 नंबर लगाते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। चलिए 27 जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका 27 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 3rd नंबर, भाष्य से बना है। ठीक है, भाष्य, जो कि ऑप्शन आपका कौन दिख रहा है, ये वाला भाष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उषा कविता में किसका शब्द चित्र है, उषा कविता में किसका शब्द चित्र है। तो यहाँ पर याद रखिए, हमने कल भी बताया था कि उषा कवि में, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, इसमें प्रकृति का चित्रण वर्णन किया गया है। हमने बताया था डेली रिवीजन करते रहिए। ठीक है, डेली रिवीजन करोगे तभी आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर आपका 28 को आपका 3rd हो जाएगा कि उषा कविता में जो आपके शमशेर बहादुर सिंह है, इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, और ये भी हमने आपको कल बताया था, और जो कि हमने बताया था कि महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा की कविता जो आपकी है मधुर मधुर दीपक जल, इसमें कवित्री ने विरह और रहस्य का भाव व्यक्त किया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक, यहाँ पर देख सकते हैं कि निजवाचक जो आपका है, इसमें प्रयोग आपका जो हुआ है किस में हुआ है, निज मतलब स्वयं के लिए, और स्वयं अर्थात आप भला तो जग भला। यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर आपका हो जाएगा आप भला तो जग भला, ये आपका हो जाएगा निजवाचक। शिव का विशेषण क्या है, शिव का विशेषण बताना है, और शिव का विशेषण क्या हो जाएगा 31 नंबर में। तो देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो शैव शब्द शिव का विशेषण हो जाएगा, शैव। ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा शैव। अगला है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस पंक्ति की किस कविता की पंक्ति है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, 32 में जवाब हो जाएगा, ये आपका है गीत फरोश। ठीक है, आपको ऐसे टेस्ट लगवाएंगे कि आपको जो कठिन लग रहे हैं
रेगुलर आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के मिलेंगे और आपको रट जाएंगे। हमने बताया है इसको रटने का एक ही तरीका है कि डेली का डेली टेस्ट लगाइए, और डेली का डेली टेस्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में जाके आंसर लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गीत फरोश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, 32 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और हमने बताया था कि गीत फरोश किसका है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। ठीक है, गीत फरोश। अगला, हिमाद्री तुंग सुंग से क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको मिला था, हिमाद्री तुंग सुंग से क्या है। तो यहां पर हिमाद्री तुंग सुंग से कह सकते हैं कि जवाब हो जाएगा 3rd नंबर, ये आपका प्रयाण गीत है। क्या है आपका, ये प्रयाण गीत है, जो कि जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। क्वेश्चन आपके लगभग क्या है, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है, क्योंकि वहां पर आपने थोड़ा पढ़ा था, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है, तो यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहां पर डी नंबर आपकी हो जाएगी, खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, 34 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखो, जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद की कवि है, और ये कवि होने के साथ साथ एक नाटककार, कहानीकार भी है, और इनका प्रमुख महाकाव्य देखा जाए तो कामायनी है, और इन्होंने काव्य की रचना खड़ी बोली में ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है, और ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ये है आपके ऑप्शन 3rd दिनकर जी की है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियों में आपकी है जनतंत्र का जन्म। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, डेली आप रिवीजन करिए भाई, जिनको यहाँ पर कठिन लग रहा है डेली रिवीजन करिए। अगला, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के भेद कितने होते हैं, तो भूतकाल के याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, और सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपका बनेगा कवयित्री। क्या बनेगा, कवयित्री, और कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर भाववाचक आपको प्रकट करना है। देखो दिया है, श्याम नदी पानी तो होगा नहीं, बचपन, बचपन क्या है आपका, ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में मुक्त छंदों का प्रयोग किसने आरंभ किया था। कविता में मुक्त छंदों का प्रयोग किसने आरंभ किया था, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपके निराला जी ने। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि निराला छायावाद के आधार स्तंभ है, और इन्होंने ही आपके जैसे अनामिका हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, तुलसीदास हो गए, इसमें से आपके मुक्तक छंदों का ही प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है, कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 3rd नंबर, सुभान खां। याद रखिए, सुभान खां कहानी ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है, और सुभान दादा इसमें से प्रमुख चरित्र हैं, इसलिए यह चरित्र इस कहानी के चरित्र प्रधान के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, निम्न में भाववाच्य है, भाववाच्य यहाँ पर पूछा गया है, और भाववाच्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर सही जवाब आ चुके हैं, ऑप्शन 3rd हो जाएगा, मोहन से बैठा नहीं जाता है। ठीक है, मोहन से बैठा नहीं जाता है, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। हमने आपको कई बार बताया है कि मिश्र वाक्य और यहाँ पर संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनको पहचान करना सीख लीजिए, बिल्कुल छोटे से पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में आपकी कौन से पॉइंट, जब तब। ठीक है, जब तब जहाँ होता है वहाँ पर आपको मिश्र वाक्य होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जब सवेरा हुआ तब आपके लोग बाहर हुए। ठीक है, तो हम लोग बाहर गए, अर्थात यहाँ पर पहचान क्या थी, जब और तब थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, मैंने विद्यालय जाना है, और मैंने विद्यालय अर्थात मैंने नहीं शब्द होता है, मुझे विद्यालय जाना है, तो त्रुटि आपको कहाँ पर मिल गई, आपके ए नंबर में आपकी त्रुटि मिल गई है, मुझे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि सबसे इजी देखा जाए तो आपका है
और यहाँ पर टेस्ट में आपको इजी के साथ आपको ऐसे कठिन प्रश्न आज मिलने वाले हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जो आपका है 4 का आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका प्रश्नवाचक है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अचानक आफत पड़ जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा। स्वावलंबी का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, पैरों पर खड़ा हो जाना, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, तो यहाँ पर सही आपका जो लोकोक्ति हो जाएगी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, तो आपका जवाब आपका सही हो जाएगा कौन सा? बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, यहाँ पर जवाब क्या हो? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बताना है। लाभ ही लाभ, और लाभ ही लाभ मतलब आपका हो जाएगा, बोलते हैं ना पांचों उंगलियां इस समय क्या है? घी में है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर 1, पांचों उंगलियां घी में होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुहावरे का अर्थ लिखना है कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ। चलिए यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा क्या? कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कलंकित करना। ठीक है, कलंकित करना ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले मुहावरे का अर्थ लिखिए। दिया गया है कि क्या से क्या हो जाना, क्या से क्या हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्या से क्या हो जाना अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, स्थिति बदल जाना। ठीक है, स्थिति बदल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विशेषण के भेद लिखिए। विशेषण के भेद में क्या है? बगीचे में कौन गा रहा है, तो यहाँ पर कौन शब्द जो आपका दिया है इसका आपको बताना है किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा। तो कौन शब्द आपका कैसा है? प्रश्नवाचक। तो 11 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य को क्रम से यहाँ पर लिखना है। 12 नंबर में कह रहा आपसे कि एक कौवा को प्यास लगी, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था और कौवे घड़े में कंकड़ डालने लगा। यहाँ पर देखो एक कौवा को प्यास लगी, ठीक है, फिर बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, फिर इसके बाद घड़े में पानी बहुत नीचे था, फिर इसके बाद कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलिए। अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अध्यापक ने छात्रों से कहा फुटबॉल लेकर मैदान में जाओ। ठीक है, तो इसका परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से करना है। तो देखना है यहाँ पर क्या है, अध्यापक ने छात्रों को फुटबॉल लेकर मैदान जाने का आदेश दिया, और अध्यापक ने छात्रों को कहा कि फुटबॉल लेकर मैदान जाओ। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि वो फुटबॉल लेकर मैदान में जाएं। अध्यापक ने छात्रों को बताया कि उन्हें फुटबॉल लेकर मैदान चले जाना चाहिए। देखो यह अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, चले जाना चाहिए ये बोला है ना, और सदर सब में बोला है डायरेक्ट कि जाइए जाइए जाइए, लेकिन यहाँ पर चले जाना चाहिए जो कि अप्रत्यक्ष रूप से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द आपको चुनना है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो जवाब यहाँ पर आपका 14 का जवाब हो जाएगा, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, विकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है कि जो पहले पढ़ा ना हो, जो पहले पढ़ा ना हो उसके लिए जो आपका शब्द बनेगा, तो याद रखिए जो पहले पढ़ा ना उसे बोलते हैं अपठित। क्या बोलते हैं? अपठित बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखना है अहंकार का पर्यायवाची। अहंकार का पर्यायवाची क्या होगा? घमंड होगा या घमंडी होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका यहाँ पर अहंकार का हो जाएगा घमंड। क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। याद रखिएगा, विशेषण मत बनाइएगा, पर्यायवाची लिखिए। तो 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? थर्ड नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विलोम शब्द बताना है, उपाय का विलोम, उपाय का विलोम, और उपाय शब्द का विलोम बनता है निरुपाय। क्या बनता है? निरुपाय बनता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा निरुपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरना है। कह रहा है उसे संगीत में क्या है, उसे संगीत में क्या है? रुचि तो ही होता है ना, तो रुचि हो जाएगा, यहाँ पर भर दीजिए, रुचि भर दीजिए, तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे संगीत में रुचि है। ठीक है, अदर को भरेंगे तो आपका जवाब सही नहीं होगा। अगला है वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर दिया है दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया, क्या ये सही है? नहीं सही है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक सही होगा आपका। तो यहाँ पर देखते हैं दूध में क्या पड़ गया, क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या शब्द, और क्या शब्द कहाँ मिल गया? आपको पहला ही शब्द यहाँ पर मिल गया है कि दूध में क्या पड़ गया। ठीक है, जवाब आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी बताना है, उन्नति, उन्नति का शुद्ध वर्तनी क्या होगा यहाँ पर? तो जवाब यहाँ पर 20 को ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा उन्नति। कौन सा? फर्स्ट नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर टॉपिक उनके लिए जो बिल्कुल वीक हैं। ठीक है, हर्ष स्वर क्या होते हैं? तो आप सबको पता है कि छोटा, छोटी, ये आपके 4 हो गए। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, याद रखिए, हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या आप देख सकते हैं आपकी 7 होती है। और आगत स्वर, आगत स्वर कौन होता है आपका? आ होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है जो हम बता रहे हैं कि आगत स्वर कौन होता है, तो आपका आ होता है। अग्रस्वर क्या होते हैं? तो जब बोलते हो तो बोलने में क्या होता है? ई उ, तो इसमें ओठ आपके आगे की ओर भगते हैं। ठीक है, और मध्य स्वर होते हैं जो आपका कौन होते हैं? आपका आ होता है। अर्थात जीभ जो है तो अग्रस्वर होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये आपके ये हैं। मध्य स्वर जो आपका है वो आपका ये है, और पश्च स्वर जो आपके होते हैं वो आपकी जीभ के पिछले भाग से निकलते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए पिछले भाग से निकलने वाले। संवृत स्वर, संवृत स्वर आपका बड़ी और बड़ा ऊ, अर्ध संवृत छोटी ई और छोटा ऊ हो जाएगा। विवृत स्वर आपके बड़ा ए औ हो जाएगा। ठीक है, और अर्ध विवृत आपके हो जाएंगे। इसको आप कॉपी में नोट करिएगा, तभी आपका उद्धार हो गया, नहीं तो भूल जाओगे। हिंदी वर्णमाला में जो आपके मूल वर्णों की संख्या है वो आपकी 52 है। हिंदी वर्णमाला में मूल जो स्वरों की संख्या आपकी कितनी है? तो आपकी 11 है। कुल व्यंजनों की संख्या देखा जाए तो 41 है, और मूल व्यंजनों की देखा जाए वर्णमाला में से 33 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी होती है? तो आपकी 25 होती है, यहाँ पर 27 है। ये 2 आपको वो हैं जो द्विगुण व्यंजन आपको बताया था, द्विगुण व्यंजन ढा और ढा। ठीक है, डा और ढा, ये आपको 2 जोड़ दिया है। अंताश्र व्यंजन या रा ला वा होते हैं जो कि 4 होते हैं। उस व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है, सा 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 और हा। आगत व्यंजनों की संख्या आपकी 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जरूरत है जो अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर में आपके या और वा, इनको अर्धस्वर कहते हैं। लुंठित, जैसे आप रा बोलते हैं तो आपकी जी बिल्कुल 25 बार कम से कम रा बोलते हैं, तो आपकी जी आपको दोनों तरफ देखो वो तालुओं में जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर देती है रा, तो इसको लुंठित बोलते हैं। पार्श्विक बोलते हैं ला को, जब ला बोलते हो तो आपकी जी पीछों को मुड़कर तालु में छू जाती है। ठीक है, बोलो ला तो ला में देखो जीभ आपकी पीछे मुड़ जाती है, छू जाती है, तो इसलिए पार्श्विक हो गई। यहाँ पर दिया है ऊष्म संघर्षी, तो ऊष्म संघर्षी जो होते हैं सा होते हैं, इन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। द्विगुण या उच्छिप व्यंजन होते हैं जो डा और ढा होते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेके आपके कह सकते हैं माँ तक जो होते हैं, और डा और ढा भी इसी के अंतर्गत रख देते हैं। अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होते हैं, और जो आपके ये वर्ण होते हैं फा सा सा हा, ये अघोष में होते हैं। सघोष में होते हैं किसी भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम। मतलब ये समझ नहीं पा रहे होंगे नए बच्चे, तो देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये जो आपके 2 वर्ण हैं। इसी प्रकार से का से लेके आपके जो मा तक वर्ण होते हैं, ठीक है, तो उनमें से पा फा तक, ठीक है, और ये अर्थात का, खा, चा, छा, टा, ठा, ये जो होते हैं अर्थात प्रथम और द्वितीय होते हैं उनको अघोष बोलते हैं। तृतीय, चतुर्थ, पंचम होते हैं उनको सघोष बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम, अर्थात का, खा, गा, घा और अंगा, इसमें से विषम स्थान, यह कह सकते हैं कि फर्स्ट, थर्ड और यहाँ पर 5,
ये अल्प प्राण होते हैं और सम स्थान वाले आपके होते हैं महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण महाप्राण आपने यहाँ पर सीख लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं नासिक व्यंजन कौन होते हैं। नासिक व्यंजन होते हैं जो कि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि पंचमाक्षर कौन होते हैं। तो पंचमाक्षर होते हैं जो वर के अंतिम होते हैं, जो कि अंगा इया है ना। कंठ वाले तो आप जानते हैं, तालव्य भी जानते हैं। अब यहाँ पर तालव्य में एक चीज पहचान करना है कि चाछा जाझा इया तो होता है, लेकिन यहाँ पर सा और या भी आपके तालव्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। मूर्धन्य में टाठा डाढ़ा अड़ा तो होता है, लेकिन आपको इसको भी यहाँ पर याद करना है कि सा भी आपकी किस में आता है, मूर्धन्य में आता है। ठीक है, और यहाँ पर ओष्ठ में देखिए पा फा बाभा मा हो गया, और वर्तस्य व्यंजन में आपके होते हैं सा रा ला होता है, दंतोष्ठ में आपका वा होता है, और स्वरयंत्री स्वर आपका होता है हा होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से हमने आपको यहाँ पर बता दिया है जो भी दिक्कत हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका रहा जो कि टेस्ट रहा, और उम्मीद है कि आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। और डेली टेस्ट आप लगाएंगे तभी आपको यहाँ पर कह सकते हैं हिंदी में कमांड बनेगी। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार छोटे छोटे टॉपिक को जोड़ दें, और जो आपको हिंदी साहित्य में दिक्कतें हो रही हैं वो लगातार ऐसे ही आपको दिक्कतें आती रहेंगी लेकिन लगातार अगर देखते रहेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट सरल लगने लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।